राज्य के एक पिछड़े इलाके में एक कूड़े की खदान थी, जहाँ सोमेश्वर नाम का एक व्यक्ति काम करता था। एक दिन जब वो वहाँ के बरगद के पेड़ के पास आया, तो उसे वहाँ के कूड़े के ढेर में कुछ चमकती चीज नजर आई। अरे ये क्या है? और जैसे ही उसने उस चीज को उठाया तो वो निकला एक नायाब हीरा। ये तो काफी कीमती लगता है, यहाँ कैसे आया होगा? और तभी वहाँ उसका मित्र दुष्यंत आ गया और सोमेश्वर के हाथ में उस चमकती चीज को देख उसकी आंखें चमक उठी। अरे सोमेश्वर, ये हीरा कहाँ से मिला? यही कचरे के ढेर में पड़ा था। जाकर इसे महल में सौंप देता हूँ। सिपाही इसके मालिक को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अरे पगला बगला तो नहीं गए हो? सिपाही इसे बेचकर खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। मेरी मानो तो इससे अपनी जिंदगी संवार लो। सोमेश्वर ने इस पर खूब विचार किया और बोला, परंतु मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये असली है या नहीं। इस पर दुष्यंत के दिमाग में एक शैतानी योजना आई और वो बोला, तुम उसकी फिक्र ना करो। मैं एक हीरा व्यापारी को जानता हूँ, परंतु वो यहाँ से बहुत दूर पड़ोस के राज्य में रहता है। तो तुम एक काम करो, इस हीरे को मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं किसी काम से वहाँ जा रहा हूँ, तो हाथ लगे इस हीरे को भी दिखा आता हूँ। सोमेश्वर को ये बात थोड़ी अटपटी सी लगी और वो बोला, पड़ोस के राज्य में क्यों? हम यही अपने यहाँ किसी जौहरी को बता देते हैं। कर दी ना फिर बेवकूफ़ों वाली बात। अरे भाई, अपने राज्य के जोरी सिपाहियों के जासूस हैं, इस बात को उन तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। खैर, मुझे क्या, एक दोस्त होने के नाते मेरा काम था तुम्हारी मदद करना। अब तुम्हें इतने सालों बाद भी मुझ पर भरोसा नहीं, तो तुम्हें जो सही लगे वो करो। ये कहकर दुष्यंत वहाँ से जाने लगा। तभी सोमेश्वर ने उसे आवाज लगाई, दुष्यंत रुको रुको, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ले जाओ तुम इस हीरे को। सोमेश्वर ने उस हीरे को अपने दोस्त को सौंप वहाँ से चला गया और दुष्यंत बोला, इस सोमेश्वर से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। कुछ दिन बीत गए, पर दुष्यंत का कोई ठिकाना न था। सोमेश्वर को हीरे से ज्यादा अपने दोस्त की चिंता हो रही थी और तभी उसकी नजर सामने आती आली शान कार पर पड़ी और उस पर शान से बैठा था दुष्यंत। उसके तो अब ठाठ ही बदल चुके थे। ये देख सोमेश्वर तुरंत उसके पास दौड़ता हुआ गया। दुष्यंत, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं तुमने मेरे हीरे को बेच अपनी जिंदगी तो नहीं संवार ली? तुम्हारा हीरा, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सुन तो सोमेश्वर के पांवों के नीचे से तो मानो जमीन ही खिसक गई। कुछ दिन पहले मुझे कचरे के खदान में जो हीरा मिला था, वो हीरा। तुम होश में तो हो? जलन के मारे कुछ भी कहे जा रहे हो। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया? वो दरअसल, हाँ, पड़ोस राज्य में मेरी माँ की मौसी की भांजी की भतीजी ने मेरी सेवा से खुश होकर उसकी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। तो बस आज मैं एक अमीर इंसान हूँ। ये क्या कह रहे हो? न परवर कुछ नहीं, ये चिल्लर रखो और हवा आने दो। गाँव बसा नहीं तो भिखारी आ गए, अब हटो। ये कहकर दुष्यंत वहां से चला गया और सोमेश्वर तो बस नम आंखों के साथ उसे देखता रहा। भला अब वो और कर भी क्या सकता। और तब उन्हें सामने बीरबल नजर आए, जो सब्जी खरीदने में व्यस्त थे। सोमेश्वर वहां गया और बोला, मंत्री जी, क्या मैं आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, कहिए, क्या समस्या है आपकी? जी, मेरा नाम सोमेश्वर है और मेरे एक मित्र ने मुझे धोखा दिया है। ओह, मामला गंभीर लगता है। तुम अपने मित्र को लेके दरबार में आ जाओ, मैं दोनों पक्ष को सुनना चाहूंगा। कुछ देर बाद दोनों दरबार पहुंचे और सोमेश्वर ने सारी घटना मंत्री से कही, जिसे सुन दुष्यंत बोला, ये सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कोई हीरा नहीं लिया है। ये बस मेरी यूं अचानक तरक्की देखकर जल रहा है। और ये अचानक तरक्की हुई कैसे? हाँ, वो दरअसल मेरे किसी दूर के रिश्तेदार ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। कौन सा दूर का रिश्तेदार? वो मेरे ताऊ के भतीजे का मौसी के लड़के का बेटा। अरे वाह, पहले तो तुमने कुछ और ही बताया था। क्या तुम्हारे सुनने में कोई गलती हुई होगी? अगर झूठ लगता है तो चलो मेरे साथ पड़ोस के गांव। दुष्यंत के यूं झिझकते हाव भाव देख मंत्री को उस पर थोड़ा शक हुआ। अच्छा सोमेश्वर, ये बताओ, जब तुमने दुष्यंत को वो हीरा दिया, तब वहां कोई था जो इस चीज की गवाही दे सके? नहीं मंत्री जी, कूड़े की खान में एक बरगद के पेड़ के सिवा कोई जीव नहीं था। तो फिर बिना सबूत या गवाह के मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुन सोमेश्वर का मन गम में डूब गया और दुष्यंत के मन में लड्डू फूटने लगे। सुना तुमने सोमेश्वर, आइंदा मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 1000 बार सोचना, वरना मान हानि के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। रुको जरा, बात खत्म नहीं हुई है। सोमेश्वर,
तुमने कहा कि वहां एक बरगद का पेड़ है जिसके नीचे तुमने दुष्यंत को हीरा सौंपा था, सही कहा ना? हाँ मंत्री जी। तो इसका मतलब वो पेड़ इस घटना का इकलौता गवाह है। तो अगर तुम उसे यहां ले आओ और वो तुम्हारे पक्ष में बयान दे दे तो शायद कुछ बात बन सकती है। ये सुन सोमेश्वर तो आश्चर्यचकित हुआ ही, पर दुष्यंत भी अपना सिर खुजाने लगा। ये क्या कह रहा है मंत्री? खैर जाने दो, मुझे क्या, इस पे तो सोमेश्वर का घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मंत्री, ये आप क्या कह रहे हो? भला वो पेड़ गवाही कैसे दे सकता है? मैं कुछ नहीं जानता। तुम कैसे भी उस पेड़ को मनाकर यहां ले आओ, वरना एक सज्जन व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा। अब जाओ जल्दी, तुम्हारे पास सूरज ढलने तक का ही वक्त है। ये सुन सोमेश्वर चिंतित हो गया और बिना कुछ कहे वहां से लौट निकला। ये मंत्री तो सोमेश्वर से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। कुछ देर बाद सूरज ढलने लगा, पर सोमेश्वर का अब तक कोई ठिकाना नहीं था। ये देख मंत्री बोले, अब तक तो सोमेश्वर को उस पेड़ को ले आना चाहिए था। क्या कहते हो दुष्यंत? उसे इतनी देर क्यों लग रही होगी? और बिना सोचे समझे दुष्यंत बोला, अरे वो पेड़ काफी दूर है और वहां आने जाने का रास्ता भी काफी कठिन है। सोमेश्वर के कमजोर पांव अब तक थक गए होंगे। दुष्यंत की इस बात पर मंत्री ने गौर किया और तभी वहां सोमेश्वर निराश हालत में लौटा। अरे क्या हुआ? पेड़ नहीं आया? मैंने उस पेड़ से काफी दरखास्त की, दया की भीख मांगी, पर वो पेड़ नहीं माना मंत्री जी। कोई बात नहीं, अब दुष्यंत ही बताएगा कि हीरा कहाँ है। इसका क्या मतलब? मैं तो बता चुका। इसका मतलब यही हुआ कि अगर वो पेड़ है तो हीरा भी होगा। ये सुन तो दुष्यंत के पसीने छूटने लगे, पर उसने अभी भी हार नहीं मानी। अरे वो कूड़ा खदान तो सबको पता है, इससे थोड़ी कुछ साबित होता है। फिर मंत्री ने 2 बार ताली बजाई और वहां एक सिपाही आया जिसे मंत्री ने इशारों में सोमेश्वर के पीछे जाने को कहा था। तो बताओ, तुमने सोमेश्वर का पीछा करते हुए क्या देखा? सिपाही ने बताया कि सोमेश्वर दौड़ता हुआ उस पेड़ के पास पहुंचा और उससे रोते बिलखते हुए गवाही के लिए मनाने लगा। तो इससे ये साबित होता है कि सोमेश्वर सही कह रहा था और उसकी ये नाकाम कोशिश उस बात का सबूत है। तो दुष्यंत, तुम सच बताओगे या फिर इस सिपाही को तुम्हारे दूर के रिश्तेदार के पास भेजूं? दुष्यंत समझ गया था कि अब उसकी चोरी पकड़ी गई है, इसलिए बिना कुछ कहे उसने अपना जुर्म स्वीकारा और सोमेश्वर को सारे पैसे लौटाने का वादा किया, जिसके बाद मंत्री ने उसे पूरे 3 साल की सजा सुनाई। और हमने ये सीखा कि धोखाधड़ी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है।